जय श्री कृष्णा लाडलो लाडलियो। हम पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के दौरान सबसे पहले पुर्तगाली पढ़े, फिर डच पढ़े। पुर्तगालियों ने अरबों को रोका और डचों ने पुर्तगालियों को रोका। अब डचों को रोकने वाली एक बड़ी शक्ति आ रही है और वह है ब्रिटिश। ब्रिटिश जब भारत में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर पुर्तगाली और डच अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं। वो यहाँ से खूब सारा माल ले जाकर यूरोप में अलग अलग देशों में बेचते हैं और उससे खूब सारा धन कमाते। ब्रिटिश की तरफ से आने वाला सबसे पहला व्यक्ति था जॉन मिडेन हॉल। जॉन मिडेन हॉल को लगा कि यार हमें भी एक समूह बनाना चाहिए और वह समूह है भारत से माल खरीदकर यूरोप बेचे। जॉन मिडेन हॉल को कुछ लगा कि यार बड़ा करना चाहिए और जॉन मिडेन हॉल यहां से भारत से वापस ब्रिटिश इंग्लैंड जाता है और वहां की महारानी एलिजाबेथ से अनुमति लेता है भारत में व्यापार कर। जब वो भारत में व्यापार करने की अनुमति लेता है तब वो एलिजाबेथ से कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि ब्रिटेन की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से भारत में जो कोई भी व्यापार करेगा, भारत से किसी भी प्रकार का लेन देन करेगा, वो एक कंपनी से जुड़ा हुआ रहेगा और वो कंपनी रहेगी ब्रिटेन की। एलिजाबेथ ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी भी ब्रिटिश को बांध नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि आप भारत में व्यापार नहीं कर सकते। स्वतंत्र है, जिसका मन हो वो भारत से लेन देन कर सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप सही हो, लेकिन हमें तब तक तो अनुमति हो, एकाधिकार हो, जब तक हम भारत में पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं हो। महारानी एलिजाबेथ ने इस बात को समझा, ये कहे तो सही रहा है, अगर ये भारत में व्यवसाय करेगा और जब तक ये व्यवस्थित नहीं होगा, अगर कोई दूसरा यहां से चला जाएगा, फिर वो भारत से लेन देन के दौरान या तो कीमतें बढ़ाएगा या ब्रिटेन की तरफ से जाने वाली वस्तुओं की कीमतें घटाएगा। कंपटीशन बढ़ेगा तब यही होगा। उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ आप सही कह रहे हो, यही नजारा हमारा जो आप सोच रहे हो, यही नजारा हमने पुर्तगालियों के साथ देखा है। पुर्तगालियों में एकजुटता नहीं है व्यापार को लेकर। हाँ, अगर कोई युद्ध हो तो वो एकजुट हो जाते हैं, कोई डिसीजन लेना हो तो एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब व्यापार की बात आती है तो वो खुद अपनी कीमतें माल की घटा देते हैं और जब बाहर से कोई वस्तु खरीदनी हो तो स्वयं बढ़ा ले। उनमें आपस में कंपटीशन है व्यापार को लेकर। यही स्थिति हमने डचों में देखी। डचों को जब ब्राजील में सोने की खान मिल चुकी है तो वो भी अब भारतीय व्यापार की तरफ कम रुख रख रहे हैं, कम ध्यान दे रहे। एलिजाबेथ इस बात से सहमत हो चुकी है और उसने बोला ठीक है, आप जिस किसी भी कंपनी का निर्माण करोगे उस कंपनी को मैं एकाधिकार देती हूं। आने वाले 15 वर्षों तक भारत के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन हो तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया जाए। ब्रिटेन के द्वारा कंपनी बनाई जा रही है, इसलिए हम कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि यूरोप के ईस्ट में है भारत। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाएगी, डच है तो डचों की भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहलाएगी, क्योंकि भारत यूरोप के ईस्ट में। ब्रिटिश या अंग्रेज। जॉन मिडेन हॉल जो 1599 में आया था सबसे पहले, और ये देखता है
पुर्तगालियों के व्यापार को, डचों के व्यापार को, और उसे लगता है कि यार यहाँ जोखिम उठानी चाहिए। अगर हम जोखिम उठाते तो हो सकता है वो आने वाले समय में पुर्तगालियों से आगे भी चले जाए या डचों से आगे चले जाए, या दोनों शक्तियों को दबाकर हम ही आने वाले समय में भारत से लेन देन कर। इसी व्यक्ति की सोच ने भारत में ब्रिटिश को बुलावा दिया। इसी व्यक्ति की सोच ने भारत और ब्रिटिश को जोड़ा था, और कुछ समय बाद में उसी ब्रिटिश ने भारत पर शासन, जॉन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी खोली गई और उस कंपनी का नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। सही शब्दों में कहूं तो इस कंपनी का छोटा सा अर्थ जाता है, और वो अर्थ यह है कि हमने एक कंपनी बनाई है जो ईस्ट में भारत है यूरोप के, उसके साथ वो लेन देन का कार्य। 217 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 24 निदेशक है। 217 में से 24 व्यक्ति डिसीजन लेंगे कि कंपनी किस प्रकार का लेन देन करेगी, कंपनी के द्वारा क्या निर्णय लिए जाएंगे। ये कुल 217 व्यक्तियों में से 24 व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई। इस कंपनी में जो 217 व्यक्ति है इन्हें हम कहेंगे शेयर होल्डर। ये ही है व्यक्ति जिन्होंने इस कंपनी में रुपये लगाए, 217 व्यक्ति, और इन्हीं में से 24 व्यक्ति है जो कंपनी का संचालन करने का, व्यवस्थित करने का कार्य करेंगे, भारत के साथ लेन देन करने का कार्य करेंगे। इन्होंने जोखिम उठाई है। इन्हें दिखाई दे रहा है कि हमसे पहले पुर्तगाली आए हुए जो भारत से जुड़े हुए, डच आए हुए जो भारत से जुड़े हुए, अब उन्हें टक्कर देकर आगे निकलेंगे। और इन्हें यह भी पता है कि अगर हमें पुर्तगालियों और डचों को टक्कर देना है तो हमें यूरोप में मार्जिन भी कम कमाना होगा, कम लाभ पर काम करना। जहां पुर्तगाली 60 गुना मुनाफा कमा रहे हैं, वहां कंपनी ने माल पर केवल 20% ही लाभ कमाया है। आने वाले 10-12 वर्षों तक इन्होंने मात्र 20% लाभ कमाया। इन्होंने जोखिम उठाई, इस कारण इस कंपनी का नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचर्स। वह व्यक्ति, वह साहसी व्यापारी जिन्होंने साहस दिखाया है व्यापार में, उन्हें जोखिम दिखाई देते हुए भी उन्होंने वह व्यापार किया, इस कारण हमने इन्हें कहा है मर्चेंट एडवेंचर। बाद में इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। पहले नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज और मर्चेंट्स एडवेंचर। शॉर्ट नाम है इसका, जोखिम उठाने के कारण, और इसी नाम को मर्चेंट एडवेंचर्स को बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी में कुल 217 शेयर धारक थे, जिनमें से 24 व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई कंपनी का संचालन करने का। कंपनी का संचालन करने वाले व्यक्ति कुल थे 24। कंपनी ने भारत में क्या शानदार कार्य, जबरदस्त, पुर्तगालियों को, डचों को एक तरफा बांध दिया है। कार्य करने का तरीका अगर सीखना हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सीखिए। कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम के पास जब ये समूह गया 217 व्यक्तियों का, इनकी तरफ से जब 24 व्यक्तियों ने जो संचालन करे थे, उन्होंने बात रखी कि महारानी जी, हम चाहते हैं कि हमें एकाधिकार दिया जाए, और एकाधिकार का मुख्य कारण यही है कि पहले हम वहां सेटल हो जाए, हमें किसी प्रकार का लॉस नहीं हो, और हम पुर्तगालियों को भी टक्कर देने लायक हो जाए, डचों को टक्कर देने के लायक। अगर यहां से कोई दूसरी कंपनी जाएगी या यहां से कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा इंग्लैंड की तरफ से, तो हमारे आपस में कंपटीशन रहेगा। जबकि पहले से ही हमारे कंपटीटर में यूरोप के 2 देश उतरे हुए, जिनमें पुर्तगाल और डच।
महारानी एलिजाबेथ ने इनकी बात को स्वीकार किया और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एकाधिकार दिया गया 15 वर्षों के लिए कि आप 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते। अगर हमें लगेगा कि आप कुछ कमा रहे हो तो हम आपको और दे देंगे आगे अधिकार। जब इन्हें ये अनुमति दी गई तो उसके लिए एक रॉयल चार्टर जारी किया गया। रॉयल परिवार है तो इनके द्वारा जो चार्टर जारी किया गया इसे हमने रॉयल चार्टर कहा। हाँ, आपने सही सुना। जैसे भारत में अमीर और गरीब कहते हैं, वहां अमीर की जगह रॉयल वर्ड यूज किया। ये रॉयल है, खूब पैसे वाले, और महारानी है, खूब पैसा है, कमी कहां। कंपनी को 15 वर्ष का एकाधिकार दिया गया और जब कंपनी मुनाफा कमा रही थी तो कंपनी भी जब महारानी से मिलने जाया करती थी, कंपनी के लोग मिलने जाया करते थे तो उनके द्वारा खूब सारे गिफ्ट ले जाया करते। महारानी खुश हुई और उसने बोला आप 15 वर्ष नहीं, अब हम आपको 20-20 वर्ष का अधिकार दें। अब इन्हें एकाधिकार दे दिया गया 20-20 वर्ष का। और 1853 ईस्वी में कंपनी का समय अनिश्चितकालीन कर दिया गया। क्या बात है। शायद इस बार इंग्लैंड को लगा होगा कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, इन्हें डाउट हुआ होगा कि अपने प्रति भारतीयों का रुख इस बार थोड़ा अलग है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन्होंने 1853 में कंपनी का जो समय था 20-20 वर्ष का, उसे अनिश्चित काल कर दिया। लाडलो लाडलियो, अनिश्चित काल का मतलब होता है कोई समय फिक्स नहीं हो, जब तक हमें लगेगा तब तक आप चलोगे। जिस दिन हमारा मूड ऑफ, जिस दिन हमें लगा कि आप सही नहीं चल रहे हो, उस दिन हम मना कर देंगे। इसे ही कहते हैं अनिश्चित। यह डिसीजन ब्रिटेन पर टिका हुआ है कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में कब तक व्यापार करेगी, भारतीयों से कब तक लेन देन करेगी, ये संपूर्ण उन पर टिका हुआ है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास किसी भी प्रकार का 20 वर्ष का एकाधिकार नहीं, फिक्स टाइम नहीं है, अनिश्चित काल दिया गया। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा। कौन था कैप्टन विलियम हॉकिंस? इंग्लैंड का एक व्यक्ति है जिसे भारत भेजा जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि इसे भारत भेजा? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि पुर्तगालियों की तरफ से बात करने के लिए मुगल राजा से कोई ना कोई व्यक्ति है। हाँ, सही सुना आपने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने जड़े जमा रही थी उस समय डच और पुर्तगालियों ने अपनी पूर्णतया जड़े जमा चुके। मैंने आपको पहले ही बताया कि डचों ने गोलकुंडा गांव के लोगों से जब लगान नहीं दिया गया तब उन्होंने उनका लगान चुकाया और भारतीयों के साथ वो जुड़ चुके और उस लगान के बदले में उनसे सेवाएं ली। पुर्तगालियों ने जब ये देखा तो उन्हें भी लगा कि यार हमें भी सबसे जुड़ना चाहिए, पुर्तगाली भी सबसे जुड़ रहे हैं। अब ये जुड़ाव ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश वाली भी चाहती है, लेकिन इस बार ब्रिटिश वालों ने कहा कि नहीं यार, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। अगर हम यहाँ प्रजा से जुड़ेंगे या सामंतों के साथ जुड़ेंगे या छोटे मोटे राजाओं के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा नहीं है। तो फिर हम डायरेक्ट उस व्यक्ति से मिले जो हेड है, और हेड बैठता था दिल्ली और वो था मुगल राजा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसीजन लिया कि जो मुगल राजा जहांगीर है उससे मुलाकात की जाए। इससे मुलाकात की जाए जहांगीर से, और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जहांगीर से बात कर सके डायरेक्टली, कोई बीच में मध्यस्थ नहीं हो। और इन्होंने ब्रिटेन से गुहार लगाई कि मैं ऐसा व्यक्ति दिया जाए जिसे पारसी भाषा आ रही हो और वो जहांगीर से डायरेक्ट बात, ताकि जो कोई भी बात रखी जाए वो जहांगीर तक पहुंचे। अगर दो व्यक्ति आपस में बात करें और बीच में मध्यस्थ नहीं हो तो बात को अच्छे से समझ सकते, डायरेक्ट बात यहां पहुंचती है। यही कार्य आपके
ब्रिटेन चाह रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही। इस कारण उन्होंने हॉकिंस को भेजा। हॉकिंस जो पारसी का ज्ञाता था। हॉकिंस जब आता है 1608 ईस्वी में, तो ये सूरत पहुंचता है और ये देखता है कि यार सूरत वो जगह है जहां पर अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री खोल दिया जाए तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो। हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर से मुलाकात करता है, जहांगीर के आगरा दरबार में। जब ये मिलता है तो बात करता है जहांगीर से, जहांगीर खुश हो। हॉकिंस जब पहुंचता है जहांगीर के दरबार में आगरा में, तो वो देखता है कि आगरा के दरबार में जहांगीर वाले में पहले से पुर्तगाली भी है। वो समझ जाता है कि यार अगर जहांगीर से अच्छा तालमेल बैठा, अच्छे से बातचीत हुई, तो आने वाले समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी मुगलों के दरबार में बैठने लग जाए। यहीं से ही हॉकिंस को एक आइडिया मिला था कि अगर मुगलों को खुश रखा गया, राजाओं को खुश रखा गया, तो हम इनके दरबार तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि उसने मुगल दरबार में कुछ पुर्तगालियों को देखा था। हॉकिंस बात करता है जहांगीर से, जहांगीर खुश होता है। जहांगीर बोलता है बता तेरी क्या इच्छा है हॉकिंस, तू किस काम के लिए है? हॉकिंस कहता है कि महाराज मैं चाहता हूं कि सूरत में हम एक फैक्ट्री खोले। जहांगीर ने बोला जा खोल ले और बोल। बोला बस फैक्ट्री की ही इच्छा लेकर आया था, वो आपने पूरी कर दी। बोला नहीं यार तुम मुझे अच्छा लगा, मैं तेरी रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं और मैं तुझे 400 व्यक्ति रात दिन साथ रखने के लिए कहता हूं। और जो 400 व्यक्ति तू अपने साथ रखेगा, इसे हमारे पारसी भाषा में कहा जाता है मनसबदारी व्यवस्था। तू 400 व्यक्तियों का एक समूह साथ लेकर घूम सकता है अपनी रक्षा। तू अपने साथ 400 व्यक्तियों को रख सकता। जहांगीर खुश हुआ था हॉकिंस से और उसने उसे 400 मनसबदार सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति। जब पुर्तगालियों को पता चला कि जहांगीर हॉकिंस से प्रभावित हुआ है और उस प्रभावित के दौरान इसने उसे 400 मनसबदारी दी और उसके साथ सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, पुर्तगाली नाराज हो गए। बोला ऐसे कैसे महाराज, हम दरबार में थे, आपने हमसे जिक्र ही नहीं किया। जहांगीर ने बोला यार राजा हूं मैं, जिक्र करने की कहां जरूरत है। बोला महाराज हम आपको कर देते हैं, लगान देते हैं, आप हमसे एक बार कहते तो सही। ये गोरे और ब्रिटिश वाले गोरे खा जाएंगे कल आपको। जहांगीर को एक गलत दिशा दे दी गई पुर्तगालियों के द्वारा और जहांगीर ने वापस आदेश जारी किया कि जो मैंने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी वो मैंने गलती से दे दी, थोड़ा नशे में था। जहांगीर दारू का शौक। हॉकिंस आया तब खूब सारी लाया, तब मिल बैठे दो यार, खूब पीते थे हॉकिंस जहांगीर से। इसीलिए हॉकिंस को भेजा गया था कि पीने के बाद हॉकिंस डायरेक्टली बात करेगा पार से। फाइनली हॉकिंस अनुमति ले लेता है, लेकिन इस बार पुर्तगाली साथ बैठे और पुर्तगाली ने बोला महाराज क्या आपने नशे में ये डिसीजन ले लिया? जहांगीर बोला अभी भी नशे में हूं, लेकिन मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो। अरे बोला महाराज उससे हम जो आपको कर दे रहे उस कर में कमी आएगी, और ये कल के नए आए हुए इन्हें क्या पता बिजनेस क्या। जहांगीर को लगा कि यार पुराने व्यक्ति है, इन पर विश्वास करना चाहिए पुर्तगालियों को। और जहांगीर ने जो अनुमति दी थी वो अनुमति वापस ले ली। बोला नहीं अब आप यहाँ पर फैक्ट्री नहीं खोल। तो सूरत में एक अनिश्चितकालीन, स्थायी नहीं हो सकी, अस्थायी रूप से फैक्ट्री खोली गई थी, जिसे वापस बंद कर दिया गया। 1613 ईस्वी में एक बार वापस इंग्लैंड की तरफ से ट्राई की जा रही है, कोशिश की जा रही है जहांगीर से फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति प्राप्त कर। 1613 में इस बार आपके सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोल दी गई लाल लोला, अनुमति प्राप्त कर।
कब? 1613 में। हुआ क्या था कि 1611 ईस्वी में ब्रिटेन के और पुर्तगालियों के युद्ध हुआ था सूरत के पास में, और उस युद्ध में ब्रिटेन जीत गए, ब्रिटेन की सेना जीत गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कंपनी हार चुकी। जहांगीर प्रभावित हुआ और उसने 1613 ईस्वी में फैक्ट्री खोलने की अनुमति। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड की तरफ से, जो इंग्लैंड का राजा था, सम्राट था जेम्स प्रथम, इसका राजदूत था सर टॉमस रो। इस सर टॉमस रो को भेजा गया जेम्स प्रथम के द्वारा, राजदूत है कि सर टॉमस रो आप जाओ और आप जाकर जहांगीर से बात करो, कुछ तो व्यापारिक रियायतें लो और कुछ अलग अलग जगह फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति लो। सर टॉमस रो जो एक अनुभवी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, बेहद चालाक व्यक्ति है, जब वो वहां से इंग्लैंड से भारत आता है तो ब्रिटेन वासियों से मिलता, उन्हें थोड़ा समय देता है और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति का पता करता। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति का ध्यान रखने के साथ साथ वो पुर्तगाली और डचों का भी ध्यान रखता है। तब उसे पता चलता है कि पुर्तगाली जो है जहांगीर से जुड़ चुके हैं, डच भी जहांगीर से जुड़ चुके हैं और ये पुराने हैं, इसी कारण अब ये मुगल दरबार में बैठ गए। सर टॉमस रो ने बोला कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात है क्या यार जिससे मैं डायरेक्टली खुलकर बात कर सकूं। तब वहां एक व्यक्ति खड़ा रहता है ब्रिटिश का, वो कहता है महाराज एक बात बताऊंगा। बोला जहांगीर है ना, उसका बेटा है खुर्रम शाहजहां, गुजरात का गवर्नर, और उसकी एक प्रेमिका है मुमताज। उस मुमताज की दो दासियां थी जिन्हें पुर्तगालियों ने बंदी बनाया था। बंदी बनाने का मतलब उनकी बेइज्जती की है। सर टॉमस रो खुश हुआ, बोला ये काम की बात, किसके बारे में बताया अभी तूने? बोला महाराज जहांगीर के बेटे का। नाम क्या बताया उसका? बोला खुर्रम शाहजहां। कहाँ का गवर्नर है? गुजरात का। बोला हम दिल्ली नहीं जाएंगे, तो फिर जहांगीर से मुलाकात नहीं करेंगे, तो फिर महाराज की से? बोला इस खुर्रम से करेंगे, ये खुर्रम है काम का। सर टॉमस रो डायरेक्टली पहुंचता है खुर्रम के पास गुजरात और मीटिंग रखता है और बोलता है खुर्रम सुना क्या हाल है, पुर्तगालियों के साथ कैसे हुआ? बोला अच्छे। यार मैंने तो सुना यार उन्होंने मुमताज की दो दासियों को बंदी बनाया, बेइज्जत किया। यार दासियों की बेइज्जती इसका मतलब मुमताज की बेइज्जती, और मुमताज की बेइज्जती इसका मतलब खुर्रम की बेइज्जती है। इस बार खुर्रम को लगा यार बात में दम है। उसने बोला आप आए किस काम के लिए, वो बताओ ना यार। बोला मैं आया हूं आपसे अनुमति लेने के लिए। अगर हम भारत में अलग अलग जगह हैं, आपके जहां जहां ठिकाने हैं वहां सभी जगह अगर हम ब्रिटेन फैक्ट्रियां खोले और वहां हमारे ब्रिटिश आराम से व्यापार करें तो हमें बेनिफिट होगा। अगर हमें बेनिफिट होगा तो आप हमारे दोस्त हो, हम कल आपको भी बेनिफिट। हमने बोला यार आपको बेनिफिट से हमें बेनिफिट क्या? बोला बताओ चलो फिर पुर्तगालियों को साथ में क्यों रख रहे? वो हमें लगान दे रहे हैं, तो यार हम भी लगान देंगे, उनसे अच्छा देंगे। हम सब जगह फैक्ट्रियां खोलेंगे तो आपका लगान बढ़ेगा। अब चाहे आपको लगान पुर्तगाली दे चाहे हम दे, आपको तो लगान ही चाहिए ना। खुर्रम को ये बात सही लगी, हाँ यार हमें लगान चाहिए। खुर्रम दिल में कह रहा था कि यार वो तूने जो मुमताज वाली बात कही ना उसका बदला भी चाहिए। तो टॉमस रो बहुत चालाक था, वो समझ चुका। उसने बोला चिंता मत करो, खुर्रम के कंधे पर हाथ रखकर बोला चिंता मत करो, आज से अपन दोस्त, मैं बदला लूंगा, गिन गिन कर लेंगे, लेकिन आप तो अपने पिताजी को बोलो कि हमें अनुमति दी जाए। खुर्रम ने बोला आप चिंता मत, मैंने आपकी सभी बातें लिख दी है और मेरी मोहर लगा दी, आपको जो चाहिए सब लिखा हुआ, आप तो केवल जाकर पिताजी को ये दिखा दो। सर टॉमस जिसका अनुभव यहां काम आ रहा है, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी, जो उम्मीद हॉकिंस से थी वो उम्मीद पूरी सर टॉमस रो। सर टॉमस रो यहां से मुगल साम्राज्य में एकाधिकार
व्यापार के लिए प्राप्त करने के लिए जहांगीर के पास जाता है। और फाइनली जहांगीर का जो दरबार था लगा हुआ, वहां 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर ही ले। तो वो जहांगीर के पास गया और जब बात करने लगा तब जहांगीर ने बोला ना, पहले ओकेन्स आया था और तब भी हमारे तो यहाँ पर पुर्तगालियों ने विरोध किया, हम ऐसा नहीं कर सकते। जो पत्थर जहांगीर ने लिख कर दिया, जो पत्थर खुर्रम ने लिख कर दिया था, वो उसे खोलता और जहांगीर पढ़ता, देखता कि यार मेरे बेटे ने निर्णय लिया, इसका मतलब सही लिया होगा, अनुमति दे देता है। तो ध्यान रखना है, सर टॉमस रो को जो सफलता प्राप्त हुई थी, या जहांगीर और सर टॉमस रो की जो मुलाकात हुई थी और जो अनुमति प्राप्त हुई थी, वो जहांगीर के पुत्र खुर्रम की सहायता से 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए आया और 10 जनवरी 1616 ईस्वी को मुगल साम्राज्य के आधिकारिक भाग में व्यापार करने व फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर ले। किसकी सहायता से? जहांगीर के पुत्र खुर्रम। खुर्रम कहां था? गुजरात। गुजरात का क्या था? लाडलो लाडलियो गवर्नर था ये, गुजरात का गवर्नर था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, तो वो अब करेंगे क्या? सबसे पहले फैक्ट्रियां ही खोलेंगे। गए उसी के लिए थे, फैक्ट्रियां खोलने के लिए, अनुमति प्राप्त करने के लिए। और ये लो, इन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी तट के मसूलीपट्टनम पर 1611 ईस्वी में पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी। फिर 1613 में खोली थी, 1616 में अभी ने अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अनुमति प्राप्त होने के बाद इन्होंने मुगल साम्राज्य में चारों तरफ फैक्ट्रियां खोली। फिर ये पहुंचे गोलकुंडा। गोलकुंडा के गांव का किस्सा मैंने आपको बताया था, जहां गोलकुंडा के गांव के कुछ व्यक्ति कर नहीं चुका पाए, तो डचों ने उनका कर चुकाया और उसके बदले में सेवाएं प्राप्त। इन्हें लगा कि क्यों ना अब गोलकुंडा के वासियों का विश्वास जीत, और इन्होंने डायरेक्ट गोलकुंडा के सुल्तान से बात, राज बोलो आपको क्या चाहिए, जो चाहिए हम सब देंगे। सुल्तान ने बोला पक्का दोगे? बोला हाँ। बोला 500 पेगोडा दे दो। जाकी को क्या पता उस दिन केवल 500 पेगोडा की जरूरत थी, और इसने 500 पेगोडा के बदले में प्रत्येक वर्ष भारत में व्यापार करने की अनुमति देती गोलकुंडा में। सोलह सौ 32 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को मात्र 500 पेगोडा, प्रतिवर्ष 500 पेगोडा देने, 500 सिक्के देने और उसके बदले में व्यापार करने की अनुमति दे दी। यार मात्र 500 पेगोडा गोलकुंडा के सुल्तान। ब्रिटिश को लगा कि यार क्यों न उस जगह चले जहां डचों के डायरेक्ट अटैचमेंट है, और वो जगह थी गोलकुंडा। उन्होंने गोलकुंडा के एक गांव के लोगों का कर चुकाया था, और उस कर के बदले में उनसे सेवाएं, लोग जुड़ चुके। अब उन्हें लगा कि क्यों न डचों को गोलकुंडा से दूर किया, तो उन्होंने डायरेक्ट गोलकुंडा के सुल्तान से बात कि हम चाहते हैं कि आप हमें यहाँ व्यापार करने की अनुमति। और सुल्तान को उस दिन 500 पेगोडा की जरूरत थी, और उसने मात्र 500 पेगोडा के बदले में प्रत्येक वर्ष केवल आपको 500 पेगोडा, 500 सिक्के देने और आप व्यापार कर सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक प्रकार का ये सुनहरा फरमान है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपना सुनहरा फरमान किया। 1633 ईस्वी में हरिहर ओडिशा में फैक्ट्री स्थापित। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे, एक ब्रिटिश व्यक्ति है फ्रांसिस डे, यह आता है 1639 ईस्वी में, और चेन्नई नाम का गांव पट्टे पर लेता है। कौन सा लाडलो लाडलियो? चेन्नई। फिर ये इस चेन्नई का नाम बदल देता है। इसे लगता है कि यार क्या चेन्नई, इसने बोला आज से चेन्नई नहीं है रे। फिर
आज से मद्रास है, और इसने इसका नाम बदलकर चेन्नई का मद्रास रख दिया। और इसने यहाँ पर एक किलेबंद कोठी का निर्माण किया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री नाम दिया। क्या नाम दिया गया लाडलियो? फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री, किलेबंद कोठी। किलेबंद कोठी किसे कहते हैं? किलेबंद कोठी उसे कहा जाता है जहां कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था हो, उनका व्यापार का स्थान भी वही हो और उनके दफ्तर भी वही हो। अगर ऐसी जगह हो तो उसे हम कहते हैं किलेबंद कोठी। आज वर्तमान समय में जो हम बड़ी बड़ी कंपनियों में ये स्थिति देखते हैं, इसे प्रारंभ करने का अगर हम श्रेय दें तो श्रेय किसे दिया जाएगा? आपके ब्रिटेन, जिन्होंने किलेबंद कोठी का निर्माण किया। 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में ब्रिजमैन ने फैक्ट्री की स्थापना की। बंगाल के हुगली में फैक्ट्री की स्थापना करने वाला कौन है? ब्रिजमैन। ब्रिज का निर्माण करता होगा ब्रिजमैन, और उसने बोला कोई बात नहीं, ब्रिज नहीं सही तो क्या हुआ, फैक्ट्री की स्थापना कर देता हूं। और यहां पर ब्रिजमैन ने फैक्ट्री की स्थापना की। ग्रेवियन वाटन ने बंगाल के गवर्नर शाह सुजा से बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। क्या हुआ? बंगाल तक पहुंच चुके। और ग्रेवियन वाटन, इस ग्रेवियन वाटन ने बंगाल का जो गवर्नर था शाह सुजा, औरंगजेब का भाई। अरे शाह सुजा कौन है? औरंगजेब का भाई है। औरंगजेब के भाई शाह सुजा के पास गया और उसने बोला कि यार हमारी इच्छा है कि हम बंगाल में व्यापार करें। बोला करो। अरे बोला करे कहां से? आप अनुमति दो, आप फरमान चाहिए। शाह सुजा ने फरमान जारी किया, ब्रिटेन के वासी बंगाल में व्यापार कर सकते, जिसे निशान कहा गया। भाई कहीं गए होंगे, बंगाल में घूमे होंगे, तो बंगाल में कोई कहता कि आपके पास अनुमति है तो ये बोले होंगे भाई ये देखो निशान लगा हुआ रहा, मोहर लगी हुई इसकी, औरंगजेब के भाई शाह सुजा, क्योंकि वो गवर्नर है यहाँ का, उसने हमें अनुमति दी। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन। इस पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ किया। भारत में जहां एक तरफ पुर्तगालियों के और ब्रिटेन के झगड़े हो रहे थे, उन झगड़ों को रोकने के लिए पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। और विवाह के दौरान पुर्तगालियों की तरफ से ब्रिटेन को गिफ्ट दिया गया और उस गिफ्ट में भारत का बॉम्बे दिया गया। यार क्या मजे की बात है, शादी हो रही है पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिटेन के राजकुमार के साथ, दहेज दिया जा रहा है भारत का बॉम्बे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? इस बात से हमें पता चलता है कि भारतीय मुगल शक्ति अब कमजोर हो चुकी है, उसकी जड़ें हिल चुकी है, अब उनमें वो दम नहीं रहा जिसके लिए वो जाने जाते। मुगलों ने स्वयं के आने के बाद कोई भी भारत से बाहर शक्ति आई उसका डटकर सामना किया था, लेकिन अब वो कमजोर हो चुकी है सब। और उसका हमें सबसे अच्छा उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है, वो है बॉम्बे। यार अगर आपकी जगह हो और उस जगह को कोई दूसरा व्यक्ति शादी में गिफ्ट के रूप में दे रहा हो, इसका मतलब अब आप कमजोर हो, यही सच है। इस समय मुगल शक्ति कमजोर हो चुकी, इसी कारण पुर्तगालियों ने भारत का बॉम्बे ब्रिटेन को गिफ्ट में दिया। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला कि पुर्तगालियों के अधिकार में जो बॉम्बे था वो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया है गिफ्ट के रूप में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ व्यक्ति चार्ल्स द्वितीय के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि ये जो आपको बॉम्बे मिला है ये हमें दे दिया जाए, हम वहां फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार करेंगे, हमारी बस्तियां बसाएंगे। ब्रिटेन जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में
अगर वो उनसे कहे और वो मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके कोई गांव का अच्छा व्यक्ति हो, जिसका बाहर सिटी में, अपने कुचामन सिटी में कोई फ्लैट हो, मकान हो, और आप यहाँ अपने पढ़ने के लिए आए हुए हो, तो आप उनसे कहोगे भाई मकान खाली तो पड़ा है, साफ सफाई रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, मेंटेन करके चलेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको दे देगा कि यार गांव के व्यक्ति हो, कम से कम ध्यान तो रखेंगे। हाँ, कम किराया सही, लेकिन ध्यान रखने की जिम्मेदारी तो कोई ले रहा है ना, वही हुआ यहाँ। इन्होंने न के बराबर बॉम्बे का मूल्य तय किया, और वो मूल्य और कुछ खास नहीं था, मात्र वो था 10 पाउंड प्रति। इतना था लाड लो लाड लियो, 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए के बदले में बंबई को प्राप्त कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लैंड के राजकुमार 1668 ईस्वी में, 7 साल बाद जब इन्हें ये बॉम्बे प्राप्त हो गया, तो इनका मेन मुख्य उद्देश्य यही था, व्यापार करना। व्यापार करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? फैक्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी, और इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ पर जो फैक्ट्री स्थापित की गई और जो बॉम्बे है, इसे वापस अच्छे से बसाया गया, इसका जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है गेरोल्ड आंगियार। इसको दिया जाता है लाडलियो गेरोल्ड आंगियार को। गेरोल्ड आंगियार इसका संस्थापक। 1698 ईस्वी में कंपनी ने कालिकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर, कौन कौन से गांव लाडलियो? कालिकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर, ये 3 गांव मात्र 12,000 रुपए के बदले में खरीदे। ऐसे लग रहा है कि उस समय शायद जो ये गांव हुआ करते थे, इनका मूल्य इतना नहीं आता जाता होगा रुपयों में। मात्र 12,000 रुपए में 3 गांव खरीद रहे थे, कालिकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर। इन तीनों गांवों को मात्र 12,000 रुपए में खरीदकर मिला दिया गया, और इन्हें एक नया नाम दिया गया, कलकत्ता। क्या नाम दिया गया लाडलियो? कलकत्ता नाम दिया। अंग्रेजों ने बोला ये कालिकाता, गोविंदपुर, सुल्तानाती हमसे नहीं बोला जाएगा, क्या सुल्तानाती गोविंदपुर लगा, तो फिर आज से इन तीनों गांवों को मिलाया जाता है और इनका नाम है कलकत्ता। लोगों ने बोला महाराज ऐसे नहीं हो सकता, हम गोविंदपुर वाले सुल्तानाती में कैसे आएंगे, कालिकाता में कैसे आएंगे? बोला नहीं, हमने दाम दिए 12,000 रुपए। कितने? 12,000, मात्र 12,000 में। बोला हो सकता हो इतने की जरूरत हो, लेकिन हमने 12,000 में खरीदी। मात्र 12,000 रुपए के बदले में 3 गांव दे दिए गए, कालिकाता, सुल्तानाती को, जिन्हें मिलाकर कलकत्ता का निर्माण किया। एक ही उद्देश्य है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि हमें यहाँ पर फैक्ट्रियां खोल, और इन्होंने फैक्ट्री तो खोलना है ही है इन्हें, और इन्होंने फाइनली यहाँ पर फैक्ट्री खोली, फोर्ट विलियम की स्थापना की, जिसका संस्थापक था जॉब चार्नोक। कौन था फोर्ट विलियम का संस्थापक? जॉब चार्नोक। अब इन्होंने कलकत्ता पर अधिकार किया, तो इन्हें लगा कि यार कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसका संचालन कर सके, कलकत्ता को संभाल सके, तो किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए। जिम्मेदारी देने से पहले एक पद बनाया जाए, और यहाँ पर पद बनाया गया गवर्नर। कौन सा पद बनाया गया लाडलियो? गवर्नर का। कलकत्ता का पहला पद बनाया गया गवर्नर का, जो सबसे बड़ा पद है, और पहला गवर्नर बनने वाला था चार्ल्स आयर। कौन था लाडलियो? चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर को कलकत्ता का गवर्नर बनाया। 1717 ईस्वी में जॉन सरमैन, जो अंग्रेज प्रतिनिधि मंडल है, एक 5 व्यक्तियों का, अंग्रेजों का ग्रुप आया है, समूह आया है, जिसका जो हेड है वो है जॉन सरमैन। 1717 ईस्वी में यह फर्रुखसियर से मिलने के लिए आया। इस समय जो मुगल राजा है वो है फर्रुखसियर। जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि फर्रुखसियर तो लंबे समय से महल से बाहर ही नहीं निकलता। जॉन सरमैन कहते हैं यार राजा बड़ा रंगीला, क्या बात है, महल में ही रहता है, और लंबे समय से महल में, यार बड़ा रंगीला राजा है।
अब राजा के मंत्रियों ने बोला जी इतने रंगीले भी नहीं है जितना आपने कह दिया। तो फिर बोला थोड़ा बीमार चल गए हैं, तबीयत खराब है इस कारण, और भयभीत हो चुके बीमारी के कारण। उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है तो मिलाओ हमें, डॉक्टर लाए हैं हम हमारे साथ, इलाज करेंगे वो उनका। डॉक्टर का नाम था विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर कौन था? हैमिल्टन। प्रोरुक्सियर को पता चला कि यार इंग्लैंड से कोई डॉक्टर आया है। प्रोरुक्सियर बोला अनुमति है उन्हें, आने दो रे अंदर। जब अंदर गए तो देखा कि प्रोरुक्सियर उल्टा लेटा। बोला महाराज बताओ क्या हुआ? बोला यार फोड़ा हो रखा है, घूमड़ा, न तो उठ सकता हूं न बैठ सकता हूं, उल्टा ही लेटा रहता। हैमिल्टन ने बोला बस इतनी सी प्रॉब्लम, अभी इलाज करता हूं। इलाज कर दिया हैमिल्टन। प्रोरुक्सियर 2-3 दिन बाद उसे रिलैक्स मिला, अब उठ बैठ रहा है, आराम से घूम रहा है। एक लंबे समय बाद में वापस दरबार में बैठा था प्रोरुक्सियर। उसने बोला यार वो डॉक्टर की तरह। बोला ये दरबार में बुलाया जाए। बोला यार तू बोल डॉक्टर तुझे क्या चाहिए? हैमिल्टन बोला यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे लीडर है जॉन सरमैन उन्हें कुछ चाहिए। बोला बोलो जॉन सरमैन जी आपको क्या चाहिए? तब जॉन सरमैन ने कहा कि हम चाहते हैं कि कंपनी से कुछ अमाउंट ली जाए, थोड़ा बहुत रुपया लिया जाए, और उस रुपये के बदले में हमें बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। प्रोरुक्सियर जो बेहद बेहद हद से ज्यादा खुश, खुशी के मारे उसने बोला ठीक है यार बताओ आप कितना दोगे? उन्होंने बोला महाराज हमारे पास तो 30,000 रुपये वार्षिक है, हम आपको हर साल 30,000 रुपये दे देंगे, और आप हमारे से किसी भी प्रकार का शुल्क मत लेना अतिरिक्त। भाई हमने एक साथ दे दिया आपको, और आप हमें बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दो, छूट दे दो, भाई कोई अब शुल्क नहीं लिया जाएगा, हम एक साथ दे देते हैं आपको। क्या यार थोड़े थोड़े, कभी 100 कभी 200 कभी 300, आप एक साथ ले लो 30,000। जब रुपया एक साथ आते हुए दिखाई दे तो अगले को लगता है यार ठीक है एक साथ आ रहा है, कम सही लेकिन एक साथ तो आ रहा है। फिर कहा कि और बोलो क्या चाहिए? इन्होंने कहा कि महाराज हमारे पास जो बॉम्बे है, जो हमारे राजा जी को दहेज में मिला था, वो हमारे पास है, और हम चाहते हैं कि उस बॉम्बे में जो सिक्के बन रहे हैं वो आपके मुगल साम्राज्य में तो चले। प्रोरुक्सियर ने बोला अनुमति। जो बॉम्बे में ब्रिटेन के सिक्के बन रहे हैं वो सिक्के अब मुगल साम्राज्य में भी चलेंगे, और इन्हें वैधता दे दी गई। किसके द्वारा दी गई लाडलो? प्रोरुक्सियर। अब जहां जहां मुगल साम्राज्य है या जो व्यक्ति मुगलों से जुड़े हुए हैं उन सभी जगह इंग्लैंड के सिक्के चलेंगे, ब्रिटेन के सिक्के। कंपनी को कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया। और क्या चाहिए? इन्होंने कहा कि महाराज देखो बात ऐसी है कि हमने 12,000 रुपये में 3 गांव खरीदे थे, कालिकाता, सुल्ताना, गोविंद, उन्हें मिलाकर हमने कलकत्ता का निर्माण, और अब हम ये चाहते हैं कि कलकत्ता में जो भू राजस्व है वो हम ही वसूल कर ले। हम आपको एक मोटी रकम दे भी रहे, वैसे 30,000 रुपये तो हमने आपको एक ऐसे दे दिए बंगाल के लिए। बोला ठीक है अनुमति। 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में सूरत में करों में छूट दी। बोला महाराज हम आपको सूरत की तरफ से वार्षिक 10,000 रुपये बेचते हैं, और अब आप हमें छूट दे दो कि हम सूरत में भी आराम से व्यापार कर सकते, और अब हम पर कोई भी किसी प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं लगाएगा। बोला ठीक मंजूर। प्रोरुक्सियर के द्वारा जो इतनी छूट दी गई, और अपने स्वयं के अधिकार, राजस्व वसूलने के अधिकार जो अब ब्रिटेन वासियों को दे दिए गए हैं। अगर लाडली आप अपने अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को देते हो तो उसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा, और यहां पर अधिकार दिए जा रहे हैं। देखो जहां एक तरफ मुगलों के सिक्के चल रहे थे वहीं अब बंबई के ब्रिटेन के सिक्के चलेंगे। जहां एक तरफ मुगल राजस्व वसूल कर रहे थे, अब वो अपने अधिकार वो कंपनी को दे रहे हैं कि कलकत्ता में अब आप राजस्व वसूल करो। अगर कहीं अपने अधिकारों का ट्रांसफर किया जाए, अपने अधिकारों का हस्तांतरण किया जाए, तो उसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा।
महाअधिकार पत्र। इतिहास का अर्थ है ओम्स। इन ओम्स ने इसे मेघना कार्टा का महाधिकार पत्र प्रोरुक्सियर के द्वारा ये व्यापारिक रियायतें दी गई। डेनिस, ब्रिटिश के बाद में आने वाली कोई शक्ति थी तो वो थी डेनिस। डेनिस डेनमार्क के निवासी थे और 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कौन सी लाडलो लाडलियो? डेनिस ईस्ट इंडिया। जब डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तब इन्होंने बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी फैक्ट्री स्थापित। कहां पर की? बंगाल के श्रीरामपुर में। और इन्होंने अपना इसे ही अपना मुख्य केंद्र बनाया। जहां आपकी पहली फैक्ट्री स्थापित होगी किसी भी कंपनी की, ध्यान रखना लाडलो लाडली, वही उनका मुख्य स्थान। हाँ, बाद में ट्रांसफर कर दिया जाए, बात अलग है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक स्थान जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो था सूरत। जब उन्हें कलकत्ता मिला तो उन्होंने फिर वो मुख्य केंद्र, अपना मुख्य स्थान कलकत्ता को बनाया। डेनिस ने अपना पूरा व्यापार अंग्रेजों को बेच दिया। डेनिस से यहां पर व्यापार नहीं चला। इन्हें लगा होगा कि यार क्या करें, और ये यहां से अपना संपूर्ण व्यापार अंग्रेजों को बेचकर वापस डेनमार्क चले गए कि चलो चलते हैं, ये अपने लायक नहीं है, हम यहां पर व्यापार नहीं कर सकते। डेनिस के बाद में कोई कंपनी आई तो वह है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आए तो उन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। पुर्तगाली आए तो उन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। पुर्तगाली के बाद में डच आए तो उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्रांस आया है तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। लुई 14 था फ्रांस का राजा, उसका वित्त मंत्री था कोलबर्ट। इस कोलबर्ट के प्रयास के कारण 1664 ईस्वी में एक सरकारी व्यापारिक कंपनी खोली गई। बात ध्यान रखना लाभ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, सरकार की तरफ से नहीं चलाई गई। यहां पर फ्रांसीसी कंपनी जो खोली जा रही है ये सरकारी कंपनी खोली जा रही है। लुई 14 के जो वित्त मंत्री है कोलबर्ट, उनके द्वारा। अगर कोई वित्त मंत्री निर्णय लेगा तो वो तो सरकार के प्रति हित में ही लेगा। वो तो यही चाहेगा कि जो वित्त है वो बढ़े। मुझे इसीलिए मंत्री बनाया गया है कि मैं वित्त बढ़ाने का कार्य। तो इन्होंने सरकारी कंपनी खोली। सर्वप्रथम 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी फ्रेको केरो के नेतृत्व में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली गई। ध्यान रखना लाडो लाडलियो, जहां जहां ब्रिटिश गए, जिस लक्ष्य कदम पर चले उसी लक्ष्य कदम पर फ्रांसीसी चले। ब्रिटिश वालों ने सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री खोली, इन्होंने भी सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री। 1669 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री। अंग्रेजों ने भी कहां पर फैक्ट्री खोली थी? मसूलीपट्टनम। ये भी कहां खोल रहे हैं? मसूलीपट्टनम। फिर इन्हें लगा कि यार ग्रेवियन वाटन ने बंगाल के 7 सूबा से अनुमति ली थी, हम भी वहां चले बंगाल, और वहां जो कोई भी गवर्नर हो उसे अनुमति लो। और ये यहाँ आते बंगाल, और बंगाल में पहुंचते ये 1676 ईस्वी में। जब बंगाल में 1676 ईस्वी में पहुंचते तो वहां का सूबेदार था शाइस्ता खां। ये शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त करते हैं और वहां पर चंद्रनगर बसाते। क्या बसाते? चंद्रनगर। और उस चंद्रनगर में एक कोठी का निर्माण। लाडलो लाडलो, इस कोठी का नाम था, वो था फोर्ट ओरलियंस। क्या नाम था? फोर्ट ओरलियंस। मैंने आपको पहले कहा था किलेबंद कोठी का निर्माण करते थे। किलेबंद कोठी का मतलब है वहां व्यापारी रहेंगे, जो फैक्ट्री के कर्मचारी है वो रहेंगे, उनका दफ्तर वहीं रहेगा, उनके बीवी बच्चे वहीं रहेंगे और वो वहीं से व्यापारिक कार्य करें। फोर्ट ओरलियंस। 1643 में फोर्ट लुई के किले की स्थापना पुडुचेरी
पौंडीचेरी में की गई, जिसका संस्थापक था फ्रैंको मार्टिन। कौन था लाडलो लाडलियो? फ्रैंको मार्टिन। जो लुई किला बनाया जा रहा है, जो फोर्ट लुई बनाया जा रहा है पुडुचेरी में, उसका संस्थापक है तो वह है फ्रैंको मार्टिन। 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और उसका पहला गवर्नर प्रेसिस मार्टन को बनाया। किसे बनाया गया लाडलो लाडलियो? प्रेसिस मार्टन। फ्रांसीसी ब्रिटेन के पीछे पीछे चल, वो सूरत गए, ये भी सूरत गए, वो मसूलीपट्टनम गए, ये भी मसूलीपट्टनम गए, वो बंगाल गए, ये भी बंगाल गए। पीछे नहीं हटे, पीछे पीछे चले। इससे हमें पता चलता है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कंपटीशन, दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में लगे हुए हैं। और जहां दो व्यक्ति आगे बढ़ने की दौड़ में हो, फाइनली उनके बीच में मुकाबला होगा। और लाडलो लाडली मुकाबला हम आगे देखेंगे, आखिर हुआ क्या, कौन कौन से युद्ध। फ्रेंच के बाद में आए स्वीडिश। 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। स्वीडिश चीन के साथ व्यापार करती थी। इन्होंने बोला नहीं, हम तो जो छोटी छोटी आंखों वाले हैं उनके साथ ही व्यापार, क्योंकि उनकी आंखें छोटी छोटी है और उन्हें अभी ये भी पता नहीं चलेगा कि भारत की तरफ चले। जिनकी आंखें नहीं खुल रही हो वो क्या देख सोचेंगे ये बात कि क्यों ना हम भारत के साथ लेन देन। स्वीडिश जो भारत में है और व्यापार किनके साथ कर रहे हैं? चीन के साथ। ये चीन के साथ व्यापार। जय श्री कृष्णा लाडलो लाडली। अब चलते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास। क्लास शेयर जरूर करें।